गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन चल रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान का इतिहास इसमें अपन बात कर रहे हैं ढूंढाड़ का इतिहास। ढूंढाड़ यानी कि आमेर या सवाई जयसिंह के शासनकाल के पश्चात वो कहलाने लगा जयपुर। इस ढूंढाड़ राज्य की प्रारंभिक राजधानी दौसा रही, उसके पश्चात रामगढ़, उसके पश्चात आमेर और सवाई जयसिंह के समय जयपुर। और सवाई जयसिंह के पश्चात जितने भी शासक हुए कछवाहा वंश में, उन्होंने अपनी राजधानी जयपुर मानकर ही शासन किया। हालांकि जयपुर और आमेर में कोई दूरी नहीं है, बल्कि हम वर्तमान में ये कहें कि आमेर जयपुर का एक उपनगर बन गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस कछवाहा राजवंश की प्रारंभ से अपन ने चर्चा कर ली है। इसके बारे में थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाकर बात करें तो ये जो कछवाहा राजवंश था, ये अपने आप को भगवान राम का वंशज बतलाता है। भगवान राम के पुत्र कुश से इनकी वंशवृद्धि हुई और इसी कारण से शायद ये कछवाहा कहलाए। कई शिलालेखों में आमेर के शासकों के लिए रघुकुल तिलक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इससे ये प्रतीत होता है कि शायद ये भगवान राम के वंशज रहे हैं। इनका जो आदि पुरुष था या जो प्रथम शासक था वो था दुल्हे राय। दुल्हे राय मध्य प्रदेश के नरवर का शासक था और उन्होंने आमेर के आसपास के मीणाओं और बड़गुजरों को पराजित करके यहाँ पर इस इलाके में कछवाहा राजवंश की नींव डाली। इस कछवाहा राजवंश में महत्वपूर्ण शासकों में भारमल हुए, राजा मानसिंह हुए, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासकों में गिने जाते हैं कछवाहा राजवंश में। आज अपन और आगे बढ़ाएंगे इस कड़ी को। चलिए, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आमेर का राजवंश कछवाहा शासन। और आज अपन बात करेंगे कछवाहा शासन में सवाई ईश्वरी सिंह की। मैं ये बात पहले ही कह चुका हूँ आपको कि जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी और इसके पश्चात जय सिंह के पश्चात जयपुर राजघराने में जितने भी शासक हुए सब ने अपने नाम के आगे सवाई शब्द लिखा है। तो जय सिंह की मृत्यु के पश्चात आमेर की गद्दी पर या जयपुर की गद्दी पर विराजमान होते हैं सवाई ईश्वरी सिंह। इनका शासनकाल 1743 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक रहा है। सवाई जय सिंह की मृत्यु के पश्चात सवाई ईश्वरी सिंह को मराठों के वैमनस्य का सामना करना पड़ा। यानी कि ईश्वरी सिंह जो सवाई जय सिंह की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठे थे, उनको गद्दी पर बैठने के साथ ही मराठों का कोप भाजन बनना पड़ा। इसका एक बड़ा कारण था कि सवाई जय सिंह ने बूंदी के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। ये सवाई जय सिंह की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में उत्तराधिकार के प्रश्न पर सवाई जय सिंह ने हस्तक्षेप किया और यही हस्तक्षेप आमेर के लिए, जयपुर के लिए या कछवाहा राजवंश के लिए बहुत भारी साबित हुआ और इसकी कीमत जय सिंह के पश्चात आने वाले शासकों को चुकानी पड़ी। बूंदी के शासकों ने मराठों की सहायता से ईश्वरी सिंह पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जब सवाई जय सिंह का बूंदी के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप बढ़ता चला गया और इसी दौरान सवाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो सवाई जय सिंह की मृत्यु के पश्चात ईश्वरी सिंह राजगद्दी पर बैठते हैं और इधर बूंदी के शासक जयपुर को सबक सिखाने के लिए मराठों के साथ मिलकर जयपुर पर आक्रमण की योजना बनाते हैं। उन्होंने मराठों को आमंत्रित किया कि यदि वो जयपुर पर आक्रमण करने में और जयपुर को पराजित करने में उनकी सहायता करें तो मराठों को बहुत बड़ी धनराशि बूंदी के द्वारा प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा बूंदी के शासकों ने उनको ये प्रलोभन भी दिया कि यदि जयपुर पर जीत हासिल हो जाती है तो मराठा सम्राट
या मराठा शासन जयपुर को जितना लूटना चाहे उतना भी लूट सकता है, वो सारा का सारा माल मराठों का होगा। ये योजना बूंदी के शासकों ने बनाई, जयपुर पर आक्रमण करने के लिए मराठों को आमंत्रित किया। सन 1747 ईस्वी में ईश्वरी सिंह ने अपने भाई माधो सिंह प्रथम तथा कोटा, बूंदी, मेवाड़ में मराठों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। एक बात मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि जब सवाई जयसिंह की मृत्यु होती है तो उसके दो पुत्र सवाई ईश्वर सिंह और सवाई माधो सिंह, इनके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस उत्तराधिकार संघर्ष में सवाई ईश्वरी सिंह सवाई माधो सिंह को पराजित करके गद्दी पर बैठता है और सवाई ईश्वरी सिंह के गद्दी पर बैठने से सवाई माधो सिंह ईश्वरी सिंह से पहले से ही नाराज था, इसलिए वो बूंदी के साथ हो जाता है और बूंदी के साथ होकर मराठों को आमंत्रित करता है और ये भी कहता है कि यदि मराठे जयपुर को पराजित करके माधो सिंह को सौंपेंगे तो माधो सिंह उनसे उनको और भी अधिक रकम प्रदान करेगा। यानी कि मराठों की चारों तरफ से बल्ले बल्ले ही थी। एक तो बूंदी भी उनको धन देने वाला था, माधो सिंह भी उनको धन देने वाला था, और यदि वो जयपुर से लूट प्राप्त करते हैं वो भी धन उनको प्राप्त होने वाला था। इसी लालच में आकर मराठे बूंदी की सहायता के लिए जयपुर पर आक्रमण करने के लिए आ गए। जयपुर पर आक्रमण करने के लिए मराठों के साथ ईश्वरी सिंह का भाई सवाई माधो सिंह भी था, कोटा की सेना भी थी, बूंदी की सेना भी थी और मराठों की सेना भी थी। यानी कि सवाई माधो सिंह, कोटा, बूंदी, मेवाड़ और मराठे ये सब मिलकर 1747 ईस्वी में ईश्वरी सिंह के ऊपर आक्रमण कर देते। लेकिन ये आक्रमण इन पांचों पर भारी पड़ता है और सवाई ईश्वरी सिंह इन पांचों की संयुक्त सेना को पराजित करता है। सवाई ईश्वरी सिंह ने सवाई माधो सिंह, कोटा, बूंदी, मेवाड़ और मराठे इन सभी की संयुक्त सेना को पराजित किया था और ये विजय राजमहल की विजय के नाम से जानी जाती है। ये तथ्य याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। राजमहल का युद्ध, एक बार आरएस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी में होता है सवाई ईश्वरी सिंह और दूसरी तरफ होता है सवाई माधो सिंह, कोटा, बूंदी, मेवाड़ और मराठे। इनकी संयुक्त सेना को राजमहल के युद्ध में या टोंक के युद्ध में ईश्वरी सिंह ने पराजित किया था। इस विजय की स्मृति में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में एक मीनार जिसे ईसरलाट या सरगासुली या जय स्तंभ कहा जाता है, इसका निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया था। याद रखिएगा, इस राजमहल विजय की खुशी में कि इसके उपलक्ष्य में एक मीनार का निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा त्रिपोलिया बाजार में, जहां आज जंतर मंतर उसके ठीक पास में ये मीनार निर्मित की गई थी। इस मीनार को ईसरलाट, ईश्वरी सिंह के नाम के कारण से ईसरलाट भी कहा जाता है, इसको सरगासुली भी कहा जाता है और इसको जय स्तंभ भी कहा जाता है। चूंकि ये विजय की स्मृति में बनाया गया था इसलिए इसको जय स्तंभ भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसके तीन नाम हैं, ईसरलाट, सरगासुली और जय स्तंभ। इनका निर्माण ईश्वरी सिंह ने राजमहल के युद्ध में जीत के उपरांत करवाया था। बगरू का युद्ध 1750 ईस्वी, बगरू जो जयपुर के पास में ही स्थित है उसमें भी एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पराजित माधो सिंह प्रथम ने मराठा मल्हार राव होलकर की सहायता से बगरू जो जयपुर के पास है नामक स्थान पर ईश्वरी सिंह को पराजित किया था। माधो सिंह राजमहल के युद्ध में पराजित हो गया था। ईश्वरी सिंह ने बहुत बुरी तरीके से पांचों की संयुक्त सेना को पराजित किया था, लेकिन पराजित माधो सिंह वापस आया और इस बार वो मराठा मल्हार राव होलकर को साथ लेकर आया और उसकी एक विशाल सेना के साथ बगरू नामक स्थान पर डेरा डाला और बगरू नामक स्थान पर जयपुर और सवाई माधो सिंह की सेना के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हो जाता है। बगरू के युद्ध में जो 1750 ईस्वी में हुआ था, इस युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित होता है। याद रखिएगा, 1747 के राजमहल युद्ध में ईश्वरी सिंह की जीत होती है और 1750 के बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह की पराजय होती है। जयपुर पर अधिकार कर मराठों ने ईश्वरी सिंह से
30 लाख रुपए हर्जाने के रूप में मांगे और इसी शर्त पर ईश्वरी सिंह को जयपुर का शासक माना जाना था। यानी कि जब जयपुर पराजित हो गया तो मराठों ने ईश्वरी सिंह के सामने एक शर्त रखी कि यदि वो जयपुर का शासक बने रहना चाहते हैं तब उनको यानी कि मराठों को 30 लाख रुपए ईश्वरी सिंह देगा। यह शर्त थी कि युद्ध के हर्जाने के रूप में ईश्वरी सिंह मराठों को 30 लाख रुपए प्रदान करेगा। लेकिन इतनी बड़ी धनराशि देने में असमर्थता के कारण ईश्वरी सिंह ने सरगासूली से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये तथ्य बहुत याद रखिएगा कि जयपुर का वह शासक या वह कछवाहा शासक जिसने इसर लाट से या सरगासूली से कूदकर आत्महत्या की थी वो था सवाई ईश्वरी सिंह। और जो 30 लाख रुपए युद्ध हर जाने के रूप में मराठों ने ईश्वरी सिंह से मांगे थे, ईश्वरी सिंह इतनी बड़ी धनराशि देने में असमर्थ था। उसका खजाना पहले से ही खाली था और इस कारण से वो इतनी बड़ी धनराशि की व्यवस्था नहीं कर पाया और इस कारण से उसने आखिरकार सरगासूली से कूदकर आत्महत्या कर ली। 1750 के बगरू के युद्ध के पश्चात 1750 में ही ईश्वरी सिंह ने सरगासूली से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और इसी के साथ ईश्वरी सिंह का अध्याय समाप्त हो जाता है। और ईश्वरी सिंह के पश्चात गद्दी पर बैठते हैं ईश्वरी सिंह के भाई सवाई माधो सिंह प्रथम। ये 1750 से 1768 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। जब 1750 में ईश्वरी सिंह ने सरगासूली से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, सवाई माधो सिंह जो उनका छोटा भाई था उसी ने ईश्वरी सिंह को पराजित किया था। मराठों ने जो 30 लाख रुपए ईश्वरी सिंह से मांगे, क्योंकि ईश्वरी सिंह वो पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाया, इसलिए सवाई माधो सिंह प्रथम ने मराठों को 30 लाख रुपए देकर जयपुर का शासन पर अधिकार किया या जयपुर की गद्दी पर बैठे। ईश्वरी सिंह की आत्महत्या के पश्चात मल्हार राव होलकर की सहायता से उसका भाई माधो सिंह प्रथम जयपुर का शासक बना। यानी कि जयपुर का शासक बनने के लिए माधो सिंह प्रथम को मराठा शासक मल्हार राव होलकर की सहायता लेनी पड़े। जब बगरू के युद्ध में मराठों ने ईश्वरी सिंह को पराजित कर दिया था, उन्हीं मराठों की सहायता से सवाई माधो सिंह गद्दी पर बैठते हैं। माधो सिंह ने एक बड़ी रकम मराठों को प्रदान की थी। वो रकम जो ईश्वरी सिंह मराठों को नहीं दे पाया था, वही रकम माधो सिंह ने 30 लाख रुपए मराठों को प्रदान किए। तब जाकर माधो सिंह प्रथम जयपुर का शासक बना। माधो सिंह ने 1763 ईस्वी में रणथंबोर के पास माधोपुर नामक कस्बा बसाया और आज भी सवाई माधोपुर नामक जिला राजस्थान के एक जिलों में शामिल है। सवाई माधोपुर एक बहुत बड़ा जंक्शन भी है और रणथंबोर जो टाइगर रिजर्व है उसके पास में स्थित है। इस सवाई माधोपुर की स्थापना माधो सिंह ने की थी सन 1763 ईस्वी में। 1761 ईस्वी के बटवाड़ा नामक स्थान पर सवाई माधो सिंह तथा कोटा के सेनापति झाला जालिम सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें माधो सिंह पराजित हुआ। माधो सिंह का एक और युद्ध होता 1761 ईस्वी में बटवाड़ा युद्ध। ये बटवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे बटवाड़ा का युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध सवाई माधो सिंह और कोटा के सेनापति झाला जालिम सिंह के बीच में हुआ था और इस युद्ध में माधो सिंह बुरी तरह से पराजित हुआ था। यानी कि 1761 ईस्वी के बटवाड़ा युद्ध में माधो सिंह को कोटा के झाला जालिम सिंह ने पराजित किया था। इस युद्ध में कोटा के शासक शत्रुसाल ने भी भाग लिया था। यानी कि कोटा का शासक तो शत्रुसाल था और सेनापति कह लीजिए, प्रधानमंत्री कह लीजिए, उसका झाला जालिम सिंह था और झाला जालिम सिंह ने बटवाड़ा युद्ध में माधो सिंह को हराया था। और इस युद्ध में कोटा का जो राजा था, जो शासक था शत्रुसाल, इसने भी भाग लिया था। इस युद्ध के बाद रणथंबोर व सवाई माधोपुर पर शत्रुसाल व जालिम सिंह का अधिकार हो जाता है। यानी कि जो सवाई माधोपुर नामक जो कस्बा था, जैसे माधोपुर के नाम से बसाया गया था 1763 ईस्वी में, उस माधोपुर के इलाके पर इस शत्रुसाल या झाला जालिम सिंह का अधिकार हो जाता है। और
सवाई माधोपुर और रणथंभौर दोनों ही इलाके माधो सिंह प्रथम के हाथ से निकल जाते हैं। यह भी याद रखेगा कि रणथंभौर का किला सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण किला था और इस किले के ऊपर अब झाला जालिम सिंह या हम यूं कहें कोटा का अधिकार हो गया। माधो सिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का विक्टोरिया शैली में निर्माण करवाया। ये सवाई माधो सिंह की 9 प्रेमिकाएं हुआ करती थी और उन 9 प्रेमिकाओं के लिए नाहरगढ़ दुर्ग के भीतर एक जैसे 9 महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह के द्वारा किया गया था। आज भी जब आप नाहरगढ़ किले में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के उपरांत बाएं हाथ की तरफ एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। ये पीले रंग से बने हुए हैं और 4 बाएं हाथ की तरफ, 4 दाएं हाथ की तरफ और एक एकदम सामने बना हुआ है। कुल मिलाकर 9 महल है और जो एकदम सामने बना हुआ है उसके ऊपर एक और कक्ष बना हुआ है जो कक्ष सवाई माधो सिंह का था। सवाई माधो सिंह उस ऊपर के कक्ष में स्वयं रहते थे और जो बाकी 9 महल उनके चारों तरफ थे वो किसी भी महल में ऊपर से ही जा सकते थे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं इस महल में की गई थी कि किसी भी महल में जब भी वो जाना चाहे, किसी भी प्रेमिका के महल में वो एक समय पहुंच सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण सवाई माधो सिंह ने किया था और इन 9 महलों का जो निर्माण था वो विक्टोरिया शैली में किया गया। विक्टोरिया शैली ब्रिटेन की शैली है और ब्रिटेन से ही यहाँ पर आई थी और उन्हीं के शासनकाल में विक्टोरिया शैली में इन महलों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा जयपुर में मोती डूंगरी महलों का निर्माण भी माधो सिंह ने करवाया था। जो आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर है उसके ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा महल बना हुआ है जहाँ पर एक शिव जी का मंदिर भी है। इन महलों का निर्माण भी सवाई माधो सिंह के द्वारा किया गया था, करवाया गया था। इनको मोती डूंगरी महल के नाम से जाना जाता है। माधो सिंह प्रथम के दरबारी कवि द्वारिकानाथ भट्ट ने वारी वैराग्य नामक ग्रंथ की रचना की। सवाई माधो सिंह के दरबारी कवि थे द्वारिकानाथ भट्ट। इन्होंने ग्रंथ लिखा वारी वैराग्य। यह ग्रंथ माधो सिंह प्रथम के आश्रय में रहकर ही इनके द्वारा लिखा गया था। इसने चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर बनवाया। आज चाकसू नामक स्थान पर जहाँ शीतला माता का विशाल मेला बढ़ता है, जहाँ पर शीतला माता का विशाल मंदिर स्थित है, इस मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह के द्वारा चाकसू में करवाया गया था। आज भी चाकसू में शीतला माता का मंदिर है और शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन यहाँ पर एक विशाल मेला भी बढ़ता है जो शीतला माता का मेला कहलाता है। माधो सिंह की मृत्यु 1768 ईस्वी में हुई। 1768 ईस्वी में एक सामान्य रूप में माधो सिंह की मृत्यु होती है, सामान्य मृत्यु होती है 1768 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु के पश्चात 1768 ईस्वी से 1778 ईस्वी तक एक कमजोर शासक पृथ्वी सिंह का शासन जयपुर में रहा। यानी कि 1768 ईस्वी में जब माधो सिंह का देहांत हो जाता है उनके पश्चात 10 वर्ष तक 1768 से लेकर के 1778 ईस्वी तक 10 वर्ष तक एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति जयपुर की गद्दी पर बैठे जिनका नाम था पृथ्वी सिंह। सवाई पृथ्वी सिंह के नाम से ये जाने गए थे। और इनके पश्चात 1778 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद प्रताप सिंह जयपुर के शासक बने। सवाई प्रताप सिंह जिन्होंने जयपुर की ऐतिहासिक इमारत हवा महल का निर्माण करवाया था, ये राजगद्दी पर बैठते हैं सन 1778 ईस्वी में पृथ्वी सिंह के देहांत के पश्चात। अगले वीडियो में अपन सवाई प्रताप सिंह के बारे में बात करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। पुनः निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।